कहा जाता कि बधाई हो बांग्लादेश हुआ है। अर्थात अब अपन देखते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो है वो किस तरह से भारत का कुशल नेतृत्व करती है। 1967 का जब आम चुनाव हुआ था, ये 1967 का आम चुनाव भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आम चुनाव माना जाता है। हम इससे पहले कुछ जानकारियों को और पढ़ेंगे, क्योंकि ये 1967 का जो चौथा आम चुनाव है ये मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। एक कांग्रेस पार्टी उस समय सबसे बड़ी व बलवान पार्टी हुआ करती थी, लेकिन 1967 के आम चुनाव में यह तय हो गया था, यह साबित हो गया कि वह भी अपना वर्चस्व धीरे धीरे खोती जा रही है। मेरे साथियों, हम देखेंगे 1967 के आम चुनाव को कि यह किस प्रकार से होता है, किस तरह से किया जाता है और भारत किस तरह से इस आम चुनाव को अपने इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिख पाता है। लेकिन जब युद्ध की बात चल रही है तो हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, 1971 का युद्ध। क्योंकि 1967 का आम चुनाव जो है वो हम राजनीति विज्ञान की जो किताब है उसमें जो 5वां पाठ है, कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना, उसमें अपन बड़ी सावधानी से पढ़ेंगे, बड़ी गंभीरता से पढ़ेंगे और समझदारी के साथ समझने का प्रयास करेंगे। मेरे साथियों, अब हमें यहां पे यह देखना है सन 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में किस प्रकार से युद्ध होता है। मैं पहले भारत का नाम लिखता हूं, क्योंकि भारत उस युद्ध में जीत गया था तो पाकिस्तान का नाम तो बाद में आना चाहिए था। भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी। मेरे साथियों, हम इस चीज को थोड़ा सा समझने के लिए वर्ल्ड का मैप सर्च कर लेते हैं, और जब अपन वर्ल्ड का मैप सर्च करते हैं तो इसके माध्यम से अपन समझेंगे कि भारत जो है वो किस प्रकार से इस युद्ध में सफल हो पाता है। मेरे साथियों, आज तकनीकी संसाधनों का हम इतना बेहतर तरीके से प्रयोग कर पाते हैं। ये जो आप डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं वो इतना शानदार व जानदार है, बेंचमार्क का है। और एआई अपन थोड़ा सा समझते हैं वर्ल्ड का मैप और 1971 का युद्ध आपको यहां पे समझ में आएगा। मेरे साथियों, थोड़ा सा गौर करके देखिए आप इस मैप को, और इस मैप के माध्यम से हम इस चीज को समझेंगे कि किस प्रकार से पाकिस्तान जो है वो 1971 के युद्ध में पराजित हो जाता है। साथियों, आपको पता होना चाहिए यहां पे पाकिस्तान है। मैं ये ब्लैक से आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूं। यहां से जब अपन चलेंगे और ये पूरा का पूरा जो आप ब्लैक लाइन जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा कौन सा हिस्सा है? पाकिस्तान का हिस्सा है। यहां पे आप देखोगे ये जो हिस्सा है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। आपको एक छोटी सी मूवी बताते हैं, और वह मूवी है गदर। आपने अगर गदर मूवी देखी है, उस गदर मूवी को विभाजन के समय में बनाया गया था। आपने एक मूवी और देखी होगी बॉर्डर, 1971 के युद्ध में सनी देओल बनाता है, और इस 71 वाली जो मूवी है इसको भी सनी देओल बनाता है। और जो विभाजन के समय जो मूवी बनाई गई विभाजन को देखकर, वो भी सनी देओल के द्वारा ही बनाई गई। मेरे साथियों, यहां पे आप इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि किस प्रकार से पाकिस्तान जो है 1971 का युद्ध कर पाता है। देखो, ये आपको जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा अपना इंडिया है, भारत है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यहां पे एक सरकार बनती है,
1971 का चुनाव हुआ और उन 1971 के चुनाव में जुल्फिकार अली भुट्टो, मैं यहां पे केवल और केवल शॉर्ट शब्दों में आपको समझाता हूं, ये जो भुट्टो साहब है, क्योंकि लोकतंत्र है दोनों ही देशों में, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो चुनाव 5 साल बाद में होना तय है। तो पाकिस्तान में भी चुनाव हुए। पाकिस्तान में जब चुनाव हुए तो ये वाला जो इलाका है ये पश्चिमी पाकिस्तान का इलाका है मेरे साथियों। कौन सा इलाका है? पश्चिमी पाकिस्तान का। मैं यहां पे लिख देता हूं, पश्चिमी पाकिस्तान। और ये वाला जो आप इलाका देख रहे हैं, जिसको आप वर्तमान समय में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है, अर्थात पूर्वी पाक। लेकिन दोनों के ऊपर नियंत्रण पाकिस्तान का ही है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जब चुनाव लड़ते हैं तो पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में सरकार जीत जाती है। यानी यहां पे इनकी जो पार्टी थी वो जीत जाती है। लेकिन यहां पे जो पश्चिमी पाकिस्तान को छोड़कर जो पूर्वी पाकिस्तान में इन्होंने चुनाव को तय किया था, इस चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान जीतते हैं, अर्थात शेख मुजीब चुनाव जीत जाते हैं, जो जुल्फिकार अली भुट्टो के विपक्ष में थे। यानी इनकी पार्टी अलग थी। ये बात जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को पसंद नहीं आई और इन्होंने शेख मुजीब की जो पार्टी जब सत्ता में पहुंचती है तो इसका विरोध किया। इस सफलता को जुल्फिकार अली भुट्टो पचा नहीं पाए। जुल्फिकार अली भुट्टो का मानना था कि पूर्वी पाकिस्तान में भी जुल्फिकार अली भुट्टो की ही सरकार बननी चाहिए। ये जुल्फिकार अली भुट्टो का मानना है। शेख मुजीब को उन्होंने समर्थन नहीं दिया, शेख मुजीब का साथ नहीं दिया, शेख मुजीब को सत्ता में आने नहीं दिया। तब इसका बड़ी मात्रा में विरोध किया गया। शेख मुजीब जो है मेरे साथियों आंदोलन करने के लिए सड़कों पे आ गए। जैसे ही आंदोलन करने के लिए शेख मुजीब सड़कों पे आते हैं तो जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो अपनी सेना को आदेश देता है और अपनी सेना को आदेश देकर क्या कहता है कि श्रीमान, अपने सेनापतियों को कहा आप जाइए और शेख मुजीब को जेल में बंद कर दीजिए। मेरे साथियों, देखते देखते शेख मुजीब को जेल में बंद कर दिया गया। जैसे ही जेल में बंद किया गया, आंदोलन उग्र हो गया और इतना गंभीर और हिंसक आंदोलन हुआ, उसकी कल्पना जुल्फिकार अली भुट्टो को नहीं थी। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में भूखमरी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, अकाल की जैसी स्थितियां हैं, खाद्यान्न संकट चरम सीमा पे है, खाने के लिए अनाज नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा की तो बात ही छोड़ो, शिक्षा ही नहीं है, न स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं। पूर्वी पाकिस्तान की जो जनता है, अब आपको पता है कि भूखा व्यक्ति क्या करेगा। अगर कोई भूखा व्यक्ति मर रहा है तो उसके पास में एक ही ऑप्शन बचता है, अपने पड़ोसी देशों के पास में जाना। लेकिन उसके पड़ोसी देश जो बर्मा है, भूटान है, इनके पास तो जाकर वो करेगा क्या? वो तो खुद पहले से कंगाल है। तो उसने अपना एक रास्ता तय किया और वो रास्ता भारत की तरफ था। मेरे दोस्तों, देखते ही देखते बांग्लादेश से लगभग 80 लाख शरणार्थियों की संख्या हो गई मेरे साथियों। यानी 80 लाख लोग भारत में आ चुके हैं। भारत की जनसंख्या पहले से बढ़ रही है। भारत में अकाल जैसी स्थितियां पहले से हैं। भारत 62 में युद्ध कर चुका है, 65 में युद्ध कर चुका है। भारत के सामने खाद्यान्न संकट पहले से है, गरीबी पैर पसारे पड़ी हुई है। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को कहती है कि आप अपनी इस जनसंख्या को रोकिए। अगर आप इस जनसंख्या को नहीं रोकोगे तो यह जनसंख्या हमारे देश में अप्रत्याशित ढंग से बढ़ती जाएगी और हमारे देश में गंभीर संकट पैदा हो जाएंगे।
लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो उल्टा ही इंदिरा गांधी को डांटना शुरू कर देता है। यहीं पर इंदिरा गांधी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कहा कि यह सुनहरा अवसर है, पाकिस्तान को दो भागों में बांटने का सुनहरा अवसर है। हमें क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को दो भागों में बांटना चाहिए। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान दादागिरी नहीं कर पाएगा, चुप रहेगा, हमेशा के लिए शांत रहेगा और ज्यादा फड़फड़ाहट नहीं करेगा। लेकिन इसी समय अंतरराष्ट्रीय जगत में मेरे साथियों याद रखना, शीत युद्ध का दौर चल रहा है। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ में है। ये जो चाइना, ये भी पाकिस्तान के साथ में। आप अगर थोड़ा सा गौर से करके देखोगे इसको, तो ये जो पाकिस्तान के साथ साथ में कौन कौन से देश हैं मेरे साथियों? एक तो चाइना है और एक इसके साथ में ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ये वाला भी इसके साथ में है। और इसके साथ साथ में पाकिस्तान जो है वो ये चाह रहा है कि मैं भाई क्या करूंगा, भारत को पराजित करूंगा और अंतरराष्ट्रीय जगत पे वो क्या करना शुरू कर देता है मेरे साथियों। तो मेरे साथियों आपने देखा, पाकिस्तान के साथ में चाइना है, पाकिस्तान के साथ में अमेरिका है और पाकिस्तान खुद है। अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत के प्रधानमंत्री को ऐसा लगा, यार हमारा साथ कौन देगा, हमारे साथ में तो कोई है ही नहीं। तो मेरे साथियों इंदिरा गांधी जो है वो एक बार कोशिश करती है और उस कोशिश में ऐसा पाया गया कि इंदिरा गांधी को वहां से निराशा मिली, लेकिन इंदिरा गांधी रुकने वाली नहीं थी और इंदिरा गांधी मेरे साथियों अपना जो रुख है वो सोवियत संघ की तरफ अपना लेती है। आपको मैं बता दूं, अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में जा चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन, ये जो निक्सन साहब है अमेरिका के राष्ट्रपति, इनका मानना था कि हम जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। निक्सन के एक सलाहकार जिसका काम एक ही था, चाइना जाना। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन महोदय अपने सलाहकार को पाकिस्तान के रास्ते सीधा चाइना भेज देते हैं और चाइना को जाकर बोलते हैं कि हमें किसी भी कीमत पे पाकिस्तान का साथ देना है। यह दर से भारत के प्रधानमंत्री और भारत के तमाम वो मंत्री जो इंदिरा गांधी के साथ में काम कर रहे थे वो सारे के सारे इस दृश्य को देख रहे थे। पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें थी उनको भी देख रहे थे, लेकिन भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो सोवियत संघ के साथ में चली जाती है और सोवियत संघ के साथ में जाकर 20 वर्षों के लिए मैत्रीपूर्ण संधि कर लेती है। मेरे साथियों ये जो मैत्रीपूर्ण संधि है यही भारत के उस समय काम आती है। जंग शुरू होती है और जंग इतनी गंभीर और दर्दनाक स्तर से शुरू हुई कि पाकिस्तान की सेना कुछ ही दिनों में घुटनों पे आ गई। पाकिस्तान की सेना पे इतना जवाबी हमला किया गया और मेरे साथियों देखते ही देखते पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने आत्म समर्पण कर दिया मेरे साथियों, यानी सरेंडर कर दिया और भारत की जो सेना है वो उनसे हस्ताक्षर करवाती है। मेरे साथियों ये दृश्य अपने आप में हर उस भारत के लिए गौरव का पल रहा जो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ में ये सोचता है कि मेरा राष्ट्र मजबूत होना चाहिए, मेरा राष्ट्र सशक्त होना चाहिए, मेरे देश के सैनिक पराक्रमी, साहसी, बलिदान और त्याग को समर्पित करने वाले होने चाहिए। इसका परिणाम जो है मेरे साथियों सन 1971 ईस्वी में देखा गया। आत्मसमर्पण होता है, लेकिन मेरे साथियों अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का साथ देने के लिए अपना 7वीं जहाजी बेड़ा भेज देता है। इस घटना को श्रीमती इंदिरा गांधी बारीकी ढंग से देख रही थी और इंदिरा गांधी ने
तुरंत सोवियत संघ को संदेश भेजा कि महोदय, अमेरिका तो अपना 7वीं जहाजी बेड़ा भेज रहा है। अगर उसने 7वीं जहाजी बेड़ा भेजा तो उसकी वजह से भारत बहुत गंभीर संकट में आ जाएगा और हो सकता है कि भारत इस युद्ध में पराजित भी हो जाए। लेकिन मेरे साथियों, हम सलाम करते हैं इस घनिष्ठ मित्रता को, हम सलाम करते हैं संकट के समय में पाकिस्तान को न साथ देकर भारत का साथ देने वाले सोवियत संघ को। सोवियत संघ की मित्रता की वजह से, सोवियत संघ के समर्थन की वजह से सोवियत संघ ने कहा कि अगर अमेरिका अपना 7वीं जहाजी बेड़ा भेज रहा है तो हम भी अपना 7वीं जहाजी बेड़ा भेज देते हैं। इस दृश्य को अमेरिका भी देख रहा था, इस घटना को अमेरिका भी देख रहा है, और अमेरिका ने 2 कदम पीछे खींच लिए और अपने 7वीं जहाजी बेड़ा को रोक दिया। और इस तरह से हम, मेरे साथियों, पाकिस्तान को पराजित कर देते हैं। और पाकिस्तान को कहा जाता कि बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है, अर्थात बांग्लादेश का निर्माण किया गया है। और एक पूर्वी पाकिस्तान जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, उसको बांट दिया जाता है, उसके 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं और बांग्लादेश बना दिया जाता है। और यह बांग्लादेश वर्तमान समय में, इसकी राजधानी ढाका, और इससे वर्तमान समय में भारत के अच्छे रिश्ते हैं। और इन्हीं संबंधों को हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और उसने सन 1999 में कारगिल का युद्ध किया। पाकिस्तान ने भारत के उन क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया जो भारत के थे। लेकिन भारत के उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया और आदेश देकर कहा कि आप जो करना चाहिए वो कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में पाकिस्तान के द्वारा जो कब्जा किया गया था, उन सभी क्षेत्रों को भारत क्या कर लेता है, विजित कर लेता है। इसलिए हम मात्र एक युद्ध में पराजित होते हैं सन 1962 में, वो भी चाइना के ऊपर हमने अटूट विश्वास किया था, उसी की वजह से हम पराजित हो जाते हैं मेरे साथियों। अन्यथा भारत की सेना के पराक्रम को कोई भी हरा नहीं सकता, पराजित नहीं कर सकता। भारत की सेना वीरता के लिए जानी जाती है। भारत की सेना में शामिल होने वाला जो प्रत्येक सैनिक है, वो एक मात्र सैनिक ही नहीं, वो उस धरती का सपूत है जो अपने प्राणों से भी ज्यादा अपनी धरती माँ को पूजता है, अपनी माँ को सलाम करता है, अपनी मातृभूमि के लिए प्राणों को न्योछावर कर देता है। ये आज से नहीं, ये अतीत से होता आ रहा है। इसलिए हम उन सभी वीरों को, सभी सैनिकों को, सभी शहीदों को बारंबार नमन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं और उम्मीद करते हैं भारत ऐसे ही सशक्त व मजबूती के साथ इन दुश्मनों का जवाब दे पाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।